नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सलाम सिनेमा में। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। और सलाम सिनेमा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जाने माने फिल्मकार वी शांताराम की। वी शांताराम, जिनका पूरा नाम था राजा राम वांकुद्रे शांताराम। 18 नवंबर 1901 को कोल्हापुर में शांताराम जी का जन्म हुआ। हालांकि शुरुआत में उनकी दिलचस्पी फिल्मों की ओर नहीं थी। हालांकि वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनकी शिक्षा बहुत बेहतर ढंग से नहीं हो पाई थी। लेकिन वहाँ की गंधर्व मंडली में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और इस तरह से रुझान जो था वो कला जगत की ओर बढ़ता चला गया। बाद में बाबूराव पेंटर, जी हाँ, जाने माने फिल्मकार जो कि साइलेंट एरा के फिल्मकार थे, उनकी एक कंपनी थी महाराष्ट्र फिल्म कंपनी। वहाँ पुणे में उन्होंने वहाँ पर नौकरी की और जो भी फिल्म की जो जुड़ी बारीकियां होती हैं, फिल्म निर्माण की जो भी बारीकियां होती हैं, उन सभी को सीखा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वी शांताराम की जो शुरुआत हुई वो बतौर निर्देशक या फिल्मकार के तौर पर नहीं हुई, बल्कि एक एक्टर के तौर पर हुई, एक अदाकार के तौर पर हुई। और इस फिल्म का नाम था सुरेखा हरण, और एक साइलेंट फिल्म थी जिसमें उनका एक किरदार था और इस तरह से फिल्मी पर्दे से उनका एक राब्ता शुरू हुआ। बाद में उन्होंने जो अपनी फिल्म बनाई बतौर डायरेक्टर, शांताराम जी ने 1927 में इस फिल्म का निर्माण किया था और इस फिल्म का नाम था नेताजी पालकर। बाद में उन्होंने अपने तरीके से जो अपना दायरा था उसे बढ़ाने की कोशिश की और कुछ पार्टनर्स ने मिलके एक फिल्म निर्माण कंपनी खोली जिसका नाम था प्रभात कंपनी। जी हाँ, प्रभात फिल्म कंपनी, जो कि बहुत ही मशहूर पुणे की कंपनी, उसकी नींव रखी थी वी शांताराम ने अपने 3 से 4 पार्टनर्स के साथ मिलके। और इसी दौरान जब शुरुआत उन्होंने की, चूंकि छाया जो थी, जो इम्प्रेशन था, वो पूरी तरह से बाबूराव पेंटर का था, इसलिए शुरुआत में यहाँ पर जो फिल्में बनी वो पौराणिक ही बनी या फिर ऐतिहासिक फिल्में बनी, बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हुए। लेकिन इसी दौरान वी शांताराम का जर्मनी जाना हुआ और वहाँ पर उन्होंने देखा सिनेमा के अलग अलग पहलुओं को, और ये बात उनके दिमाग में घर कर गई कि सिनेमा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके ज़रिए वाकई सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है अगर बात सही तरीके से की जाती है। और जब वो जर्मनी से लौटे तो पूरी तरह से फिल्म निर्माण का कायाकल्प कर दिया। प्रभात फिल्म कंपनी से जो फिल्में निकली वो अपने आप में बेमिसाल थी। और इसी दौरान दुनिया न माने, आदमी और पड़ोसी जैसी फिल्में उन्होंने बनाई। और ये तीनों ही फिल्में समाज की कुरीतियों या समाज में जो चीज़ें बहुत ही बुरी तरह से पैठ बनाई हुई हैं उन पर करारा प्रहार करती थी। उन फिल्मों का जो था वो पूरी तरह से ध्यान लोगों की ओर इन फिल्मों ने खींचा और इन फिल्मों की चर्चाएं होने लगी। लेकिन 1942 तक आते आते प्रभात फिल्म कंपनी टूटने लगी, पार्टनर्स में बात नहीं बन रही थी और इस तरह से 1942 में पार्टनर्स अलग हुए और प्रभात फिल्म कंपनी टूट गई। लेकिन यहाँ से एक तरह से मायूस होने की बजाय वीर शांताराम ने आगे की ओर सोची और पुणे से शिफ्ट हो गए मुंबई, जो कि उस वक्त बॉम्बे कहलाता था। और बॉम्बे में उन्होंने बनाई एक और नई कंपनी और इसका नाम था राजकमल कला मंदिर। हमने देखा है कि जब भी अगर हम करियर को देखते हैं वी शांताराम के, तो एक बात बहुत साफ तौर पर नजर आती है कि वो एक ऐसे शख्स थे कि तमाम सेटबैक या कभी भी उनका जो पड़ाव होता था उससे आगे वो बड़ी चीज़ों के बारे में देखते थे, ना कि वो उन चीज़ों में उलझे रहते थे या मायूस हो जाते थे। वो कुछ बड़ा करते थे। चाहे बाबूराव पेंटर से हट के जब वो प्रभात कंपनी लेकर आए तब भी फिल्म निर्माण में एक अलग तरह का काम किया। उसके बाद प्रभात कंपनी में जब जर्मनी से लौट के आए तो एक रिफॉर्म किया, और जब प्रभात कंपनी टूटी तो उन्होंने जो राजकमल कला मंदिर की स्थापना की। तो यहाँ तो कमाल हो गया। ये गेम चेंजर मूव था वी शांताराम के लिए, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक मन माफिक फिल्में बनाना चाहते थे और वो बनी भी। और इन फिल्मों का नाम लूंगा तो जो भी सिने प्रेमी हैं या जो फिल्मों को बहुत करीब से जानते हैं या वी शांताराम की फिल्मों के मुरीद रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और ये फिल्में थी डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, झनक झनक पायल बाजे, नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, और एक और माइलस्टोन फिल्म दो आंखें बारह हाथ। अब सोचिए, एक के बाद एक ऐसी फिल्में जिन्होंने
भारतीय सिनेमा की ओर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। और खासतौर पे डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी और शकुंतला, ये दो ऐसी फिल्में थी जिनका प्रदर्शन विदेशों में भी हुआ, और बहुत से फिल्मकार जो थे वो वी शांताराम को पत्र लिखते थे, उनसे इस बारे में बातचीत करते थे कि वो किस तरह से साधनों के अभाव में और इतने कंस्ट्रेंट्स में वो इस तरह का सिनेमा रच रहे हैं। और उनके वैलिडेशन, अगर उनके सिनेमा का या उनके कहानी कहने का अंदाज जो था वो किस विश्व स्तरीय किस तरह से था, ये इस बात से हम समझ सकते हैं कि चार्ली चैपलिन उनके काम के मुरीद थे। और चार्ली चैपलिन, उनकी एक मराठी फिल्म थी माणूस करके, उसके वो दीवाने थे। और इसका जिक्र कई पत्र पत्रिकाओं में हो चुका है कि चार्ली चैपलिन को माणूस नाम की उनकी मराठी फिल्म काफ़ी पसंद थी और वो वी शांताराम काम के मुरीद थे। और जब मैं बात करता हूँ डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, नवरंग, दो आंखें बारह हाथ, तो उसमें डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी से जुड़ा एक निजी अनुभव मेरा है। दरअसल मैंने ये फिल्म जो थी वो बड़े छुटपन में देखी थी और टीवी पे इस फिल्म को मैंने देखा था। बहुत ज़्यादा सिनेमा की समझ नहीं थी, लेकिन फिल्में देखना अच्छा लगता था। लेकिन जो इम्प्रेशन अब तक मेरे दिलो दिमाग पर अभी भी कायम है और जिसको मैं बताऊंगा आपको, वो ये कि इस फिल्म की कहानी या बाकी चीज़ें किस तरह से असर करती थी वो मुझे बहुत ठीक तरीके से याद नहीं, लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था उसका इम्प्रेशन मुझे अब तक याद है। दरअसल इस फिल्म के क्लाइमेक्स में डॉक्टर कोटनिस की विधवा पत्नी भारत आई है अपने छोटे से शिशु के साथ, अपने छोटे से बच्चे के साथ। भारत वो पहली दफ़ा आए हैं और उन्हें जाना है डॉक्टर कोटनिस की माँ यानी अपनी सास के पास मिलने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेशन पर उतरने से लेकर घर पहुँचने तक एक डायरेक्शन मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो एक आवाज़ के ज़रिए, यानी डॉक्टर कोटनिस का बैकग्राउंड में आवाज़ चल रही है और वो मार्गदर्शन कर रही है अपनी पत्नी की कि तुम अब तांगा लो, तुम अब उनको घर का पता बताओ और तुम्हें मेरी माँ वहाँ मिलेंगी, वो तुम्हारी आरती करेंगी। और ये सारी चीज़ें इतना भावुक उस वक्त कर देती हैं। और अभी भी मैं जब बता रहा हूँ तो मुझे ये दृश्य टुकड़ों टुकड़ों में मैं इन्हें जोड़ के बता पा रहा हूँ। हो सकता है बहुत एग्जैक्टली ये सीन ना हो, लेकिन ये मूल ऐसा ही था, कुछ इस तरह का था। दोबारा जब मैं फिल्म देखूंगा तो शायद और ज़्यादा स्ट्रांगली मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन ये इम्प्रेशन इस क्लाइमैक्स का इम्प्रेशन था। और देखिए किस तरह से फिल्मकार प्रभावित होते हैं एक दूसरे से। कुछ इसी तरह का सीन मुझे नज़र आया। जानी मानी फिल्मकार हैं अपर्णा सेन, उनकी फिल्म आपने देखी होगी मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जैपनीज़ वाइफ, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म बनी थी। उसमें भी राहुल बोस की जो पत्नी होती है, जो पत्र व्यवहार के जरिए पत्नी बनती है, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी कहानी है कि कैसे पत्र व्यवहार के जरिए शादी हो जाती है। वो जापान में बैठी एक स्त्री से, राहुल बोस की, जो कि बंगाल के गांव में है, और वो किस तरह से सुंदरबन आती है और कैसी चीज़ें मेटलाइज होती हैं। और वो विधवा पत्नी आई है क्योंकि राहुल बोस का देहांत हो चुका है अपने बच्चे के साथ। तो सोचिए कि किस तरह से अपर्णा सेन शायद वी शांताराम के उस क्लाइमेक्स से प्रभावित हुई होंगी या इस तरह का कुछ रहा होगा। तो ये एक बड़ा क्रिएटिव रिस्पेक्ट कहते हैं इसे, जो एक दूसरे को फिल्मकार देते हैं प्रतीकों के सहारे। और वी शांताराम अपने वक्त से आगे के फिल्मकार थे। दो आंखें बारह हाथ मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने, जो सिनेमा प्रेमी हैं, उन्होंने देखी होगी। किस तरह से शिक्षा और वातावरण एक व्यक्ति का मन बदल सकते हैं, कैसे कैदियों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और किस तरह से इस फिल्म के गाने जो थे और इस फिल्म के ज़बरदस्त दृश्य, जो सांड के साथ लड़ाई है, बैल के साथ, वो ख़तरनाक सीन है। आप देखेंगे तो आप इस फिल्म की ताकत का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो बहुत सी बातें हैं वी शांताराम के बारे में कहने के लिए। आपको बता दें कि उन्हें प्यार से ताउम्र जो भी लोग क्रिएटिव लोग थे जो उनके साथ थे, वो उन्हें अन्ना साहब कहते थे। यही संबोधन मिलता था वी शांताराम को। और बड़ा ही अद्भुत करियर रहा वी शांताराम का। और आज ही के दिन साल 1990 में उनका देहांत हुआ था 88 साल की उम्र में। और आज सलाम सिनेमा के ज़रिए मैंने उन्हें याद किया है। और बहुत करीब हैं, बहुत ही दिग्गज फिल्मकार रहे हैं। और गुरदत्त हों, महबूब खान हों, बिमल रॉय हों, इस श्रेणी के जो फिल्मकार रहे हैं उनमें वी शांताराम एक बहुत ही अलग धारा के फिल्मकार थे, जो प्रोग्रेसिव सिनेमा सोचते थे और वो मानते थे कि सिनेमा की ताकत कितनी ज़बरदस्त है, जिसके ज़रिए समाज सुधार भी किया जा सकता है। तो आज वी शांताराम
आपको मैंने याद किया। उम्मीद है आपको ये कहानी, ये दिलचस्प दास्तान पसंद आई हो। लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जब भी मैं इस तरह के कंटेंट लेकर आता हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्शकों का प्यार उसे नहीं मिलता है। देखिए, यूट्यूब पर आने का मतलब है कि हम सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, व्यूज़ ज़्यादा मिलें। और जब इस तरह के कंटेंट को आप प्रोत्साहन देंगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ही, बल्कि कोई भी इस तरह का अगर सिनेमा पे गंभीर चिंतन कर रहा है या उसके बारे में बात कर रहा है, आप गॉसिप्स ज़्यादा पसंद करते हैं, मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप वो भी पसंद करिए, लेकिन अच्छे कंटेंट को भी पसंद कीजिए। आप हौसला बढ़ाएंगे तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का हौसला बढ़ेगा, वो और ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करके आपके सामने लाएंगे। देखिए, गॉसिप लाना बहुत आसान है, हर जगह उपलब्ध है और शब्दों के जाल में उसे पिरोया जा सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ती है, क्योंकि एक भी गलत जानकारी एक क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि फिल्मकार की ज़िंदगी से जुड़ा कोई ऐसा प्रसंग आपके सामने रखें जिसमें मिर्च मसाला हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए लोगों को कि इस तरह का कंटेंट कहाँ कहाँ मौजूद है, ना सिर्फ मेरे बारे में बल्कि और भी खोज खोज के पढ़िए, सुनिए। अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे तो एक आदत आपकी बदलेगी। बहुत ज़्यादा उपदेश नहीं देना चाहता मैं, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही ईमानदार प्रार्थना है आपसे, एक आपसे विनती है मेरी। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा सलाम सिनेमा का ज़रूर बताइए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी सराहनाएं, आपकी आलोचनाएं सभी सिर आंखों पर। बहुत बहुत शुक्रिया।